बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार्ल्स डिकन्स जो है एक 19th सेंचुरी विक्टोरियन जो है इंग्लिश राइटर था। चार्ल्स डिकन्स जो है वो ये कहता था कि जो है वो एक्चुअली ये जो मूवमेंट्स होती है ना, जो हमारे मुल्कों में फसाद पैदा करती हैं, ये उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ था। वो कहता था जब भी किसी भी मुल्क के अंदर कोई मूवमेंट होती है, एक्चुअली ये जो नॉवल है लिखा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो है सिनेरियो में, उसके बैकग्राउंड इसका सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है। वी विल रीड अबाउट द, सबसे पहले हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में इसकी जो केस हिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये ड्रामा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में लिखा गया है। इस वजह से इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या, और चार्ल्स डिकन्स जिस एरा से ताल्लुक़ रखता था वो क्या था। फिर सेकेंडली थर्डली ये कि चार्ल्स डिकन्स जो है वो किस तरह का राइटर था, क्या वो वाकई पॉलिटिकल प्लेस लिखना चाहता था या फिर वो ऐसी मूवमेंट्स के खिलाफ था जो मुल्क के अंदर फसाद पैदा करते हैं। चार्ल्स डिकन्स ये कहता था कि एक लीडर को ऐसा नारा नहीं लगाना चाहिए जिससे उसके पीछे जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो ब्लड शेड्स बहाने पे मजबूर हो जाए। देखें, हम हमेशा लीडर्स को आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आधे लोग नवाज शरीफ के पीछे लड़ना शुरू कर देंगे, आधे लोग इमरान खान के पीछे लड़ना शुरू कर देंगे, तो बेसिकली होता है क्या, इससे मुल्क में फसाद होता है। वो कहते हैं कि वी शुड फॉलो द राइट एंड रॉन्ग रादर देन कि हम लोग पर्सनैलिटी कॉन्शियस होते हैं, हम लोग राइट एंड रॉन्ग कॉन्शियस नहीं होते। हम राइट एंड रॉन्ग नहीं कहते। एक लीडर ने नारा लगा दिया, ठीक है, और हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हम नहीं देखते कि ये बंदा कहीं गलत भी हो सकता है वो बंदा हमें यूज कर रहा हो या जो भी एनीथिंग एल्स। तो दैट इज द थिंग। तो वो इस तरह के जो फ्लेयर्ड अप इवेंट्स होते हैं जो कि किसी ना किसी मोमेंट का हिस्सा होते हैं, उसका नतीजा होता है, बल्कि उसका रिजल्ट होते हैं, वो इन चीज़ों के खिलाफ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इतना ब्लड शेड हुआ था कि ये जो लेबर क्लास है इन्होंने जो है फ्यूडल क्लास को किल कर दिया था, उनको कत्ल कर दिया था, उनके जो है गर्दनें काट दी थी। और ये कहा जाता है कि एट दैट टाइम फ्रांस की जो गलियां है ना वो खून से भर गई थी, यानी कि वहां पे ऐसे लगता था जैसे खून का समंदर जो है वो चल पड़ा। और उस खून के समंदर तक पहुंचते पहुंचते उसके पीछे एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि वो जो टेल ऑफ द टू सिटीज में जो दो सिटीज की कहानी है उसके अंदर ऐसा क्या हिस्टीरिया क्रिएट हुआ कि वो जो गलियां थी, वो जो वहां के फोर्ट्स थे, वहां पे खून ही खून हो गया। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, हमने टेल ऑफ द टू सिटीज के अंदर ये देखना है। जब भी कोई राइटर कोई इस तरह की हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर कहानी लिखता है, एक्चुअली उसका कोई ना कोई मुद्दा जरूर होता है। और व्हाट इज द मुद्दा बिहाइंड दैट, व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू बिहाइंड दैट, इज दैट कि एक नेशन को कभी पर्सनालिटी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि क्या हमारा ये एक्ट जो है वो मुल्क के मफाद में है या मजीद मुल्क को फसाद में जो है वो क्रिएट डाल देगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि चार्ल्स डिकन्स डेट ऑफ बर्थ इसकी थी 1812 से 1870। ही वाज वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एरा 19th सेंचुरी, ठीक है। वो ग्रेट इंग्लिश राइटर था ऑफ विक्टोरियन एरा, जो कि he created some of the world's most well-known fictional character and is generally regarded as the greatest novelist of that period। और वो उसने क्रिएट किया था कुछ दुनिया के मोस्ट वेल नोन फिक्शनल कैरेक्टर्स को, ठीक है। और वो रिगार्ड करता है एज अ ग्रेटेस्ट, रिगार्ड उसको किया जाता है एज अ ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ दैट पीरियड। उसको उस पीरियड का जो है एक ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट कहा जाता है। व्हाट इज द टेल ऑफ द टू सिटीज, ये आपको सामने एक छोटा सा मैप नजर आ रहा है, ठीक है। ये टेल ऑफ द टू सिटीज है, एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ फ्रांस है। अब ये जो है इन ये दरमियान में आपको समंदर नजर आ रहा है, ठीक है, दरिया है, समंदर ये। अब ये क्या है कि ये इन दो सिटीज की कहानी है, ठीक है। एक तरफ लंदन है और दूसरी तरफ पेरिस, ठीक है। अब ये लंदन और पेरिस की कहानी है कि ऐसा क्या हुआ था इन दो सिटीज के दरमियान जो कि इस कहानी के अंदर बताया गया। तो दैट इज बेसिकली द लोकेशंस, एक तरफ ब्रिटेन है और एक तरफ फ्रांस है। और लेट्स सी
कि भाई यहाँ पे हुआ क्या था। द नॉवल इज सेट इनटू टू सिटीज ऑफ लंदन एंड द पेरिस। नॉवल जो है वो दिखाया गया बैकग्राउंड में कि दो सिटीज जो लोकेशन है बेसिकली लंदन और पेरिस पे बेस्ड करती है लोकेशन इसकी, एंड देयर सराउंडिंग एरियाज बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और बिफोर और ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उनके सराउंडिंग एरियाज उनको दिखाया गया। द टाइम फ्रेम फ्रॉम दिस नॉवल इज 1775 टू 1793। जो टाइम फ्रेम था वो ये था, ठीक है, कि वो जो टाइम फ्रेम फॉर दिस नॉवल कि वो ये कहानी जो है वो 1775 से 1793 के में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था एक्चुअली उस बेस के ऊपर ये कहानी लिखी गई। यानी कि ये कहानी जो पब्लिश तो 1859 में हुआ था ये नॉवल, लेकिन वो बेस किस इवेंट को या बेस किस चीज को शो करता है, दैट इज बेसिकली द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1775 से लेके 1793 में इन दो सिटीज के दरमियान जो है एक टेंशन क्रिएट हुई थी जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बारे में ये लिखा गया है। रेवोल्यूशंस जब भी आते हैं ना हमेशा बहुत सारे नुकसानात भी साथ कर देते हैं। The novel was published in 1859, though originally written in serial form. और novel जो है वो publish हुआ in 1859, बेशक वो originally written लिखा गया in serial form में वो लिखा गया। With well over 200 million copies sold, it ranks among the most famous works in the history of the fictional literature. और जो है well over 200 million copies जो है वो sold की गई और ये रैंक करता among the most famous work in the history of fictional literature, कि ये most famous work of history of English literature की fictional literature को शो करता है। कैरेक्टर इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर्स हैं इसके, उसमें चार्ल्स डार्ने है, ठीक है, मैडम डिफार्जे है, सिडनी कार्टन है। अच्छा, इस कहानी के अंदर आप देखेंगे कि चार्ल्स डार्ले की बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है सिडनी कार्टन से, और ये डॉक्टर मैनेट है, उसके बाद मिस्टर लॉरे है, ये लुइस है, एंड देन हियर वन मोर कैरेक्टर। जार्विस लॉरे के बारे में देख लेते हैं कि ये कौन था। एन ऑफिसर ऑफ टेल्सन्स बैंक, अ लॉयल फ्रेंड टू द मैनेट फैमिली। मैनेट फैमिली जो मेन जो है कहानी जिस फैमिली के गेट घूमती है एक्चुअली वो मैनेट फैमिली थी। अच्छा, ये जो बंदा है ना वो टेल्सन बैंक यानी कि ये ऑफिसर ऑफ टेल्सन बैंक था और ये मैनेट फैमिली का बड़ा ही लॉयल एक फ्रेंड होता है। मिस्टर लॉरी shepherds the family out of the Paris after doctor released from prison and during the French Revolution. और डॉक्टर लॉरे जो है वो जो है पूरी फैमिली को पेरिस से निकाल के ले जाता है। कहाँ पे? लंदन ले जाता है। जब आफ्टर द डॉक्टर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, जब डॉक्टर जो है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम द प्रिजन एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लूसी को देख लेते हैं कि लूसी मैनेट कौन थी। ये डॉक्टर मैनेट की बेटी थी, एक young beautiful woman recognized for her kindness and compassion. After being reunited with her father, Dr. Manet, she cares for him and remains devoted to him even after her marriage to Charles Darwin. ठीक है, और जब वो अपने फादर से, एक्चुअली इसका जो बाप होता है डॉक्टर मैनेट, उसको जो है ये जो फ्यूडल क्लास होती है कुछ इसके पास उनके खिलाफ कुछ सबूत होते हैं, और क्योंकि इसके बाद वो सबूत होते हैं और इसको गलत साबित करने के लिए वो जो फ्यूडल्स होते हैं, वो जो जागीरदार होते हैं, इसके ऊपर एक चार्ज लगा के इसको जो है जेल में डाल देते हैं। और ये जो जेल होती है एक्चुअली वो पेरिस के अंदर होती है। और बहुत अरसे तक लूसी मैनेट को सिर्फ यही पता होता है कि उसका बाप जो है वो एक्चुअली जिंदा नहीं है, लेकिन जब बहुत अरसा गुजर जाता है तो एक दिन लूसी को ये पता चलता है कि वाकई उसका बाप जिंदा है। एंड एट दैट टाइम ये जो जार्विस लॉरे है ये एक्चुअली जो है लूसी मैनेट से उसके बाप को मिलाता है, लेकिन उसका बाप यानी कि डॉक्टर मैनेट जो है एट दैट टाइम अपनी दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है, क्योंकि वो उस जेल के अंदर इतनी क्रूएलिटी देखता है जो कि फ्यूडल्स ने क्रिएट की हुई थी उस जेल के अंदर, उस प्रिजन के अंदर वो इतनी क्रूएलिटी देखता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन खत्म हो जाता है और वो पागल हो जाता है।
और उसकी याददाश्त भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लूसी मैनेट एक्चुअली उसी डॉक्टर मैनेट की बेटी है। तो जब उसको अपना बाप मिलता है, हालांकि उसका बाप उसको नहीं पहचानता है, वो उसकी केयर भी करती है एंड रिमेन डिवोटेड टू हिम इवन आफ्टर हर मैरिज टू चार्ल्स डार्ने। अपने मतलब चार्ल्स डार्ने के साथ शादी होने के बावजूद जो है लूसी मैनेट जो है वो अपने बाप की बहुत केयर करती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, ये लूसी का फादर है। ये एक यहाँ पे इसको दिखाया गया है कि प्रिजन के अंदर वो क्या कर रहा है। फ्रेंच डॉक्टर, एक फ्रेंच डॉक्टर था, प्रिजनर ऑफ बेस्टील फॉर 18 ईयर। 18 साल वो बेस्टील के किले के अंदर, एक जेल के अंदर प्रिजन रहा। बेस्टील एक किले का नाम था, एक फोर्ट का नाम था जिसके अंदर इसको प्रिजन कर दिया जाता है। उसकी एक जेल होती है उस किले के अंदर जहाँ पे इसको प्रिजन कर दिया जाता है। सफर फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा फ्रॉम द एक्सपीरियंस। एक्चुअली वो इतना मेंटल ट्रॉमा उसको वो सफर करता है इतना, क्योंकि वो जो उस जेल के अंदर एक किलिंग्स और ब्रूटैलिटी और ये सारी चीजें देखता है, तो एक्चुअली वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है और फाइनली वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है। लॉसेस हिज रीजन एंड थिंक्स ही इज अ शू मेकर। और वो भूल जाता है, लॉसेस हिज रीजन एंड थिंक, अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है। और एक्चुअली बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर। ठीक है, एक फ्रेंच डॉक्टर था। और लेकिन एट द एंड जो है जब हम देखते हैं डॉक्टर मैनेट को कहानी में, तो पता ये चलता है कि वो अपने आप को एक शू मेकर समझता है। ठीक है, उस जेल के अंदर जो है वो शू मेकर, मतलब उसको यही याद होता है कि ही इज अ शू मेकर और हर वक्त वो शू मेकिंग करता है। चार्ल्स डार्विन, अ फ्रेंच मैन ऑफ नोबल फैमिली। अब ये जो है एक फ्रेंच मैन था नोबल फैमिली का। अब ये सारी कहानी जो है, ये डॉक्टर मैनेट जो है ही इज ऑल्सो इन फ्रांस। ठीक है, और वो फ्रांस में एक बेस्टील की जेल में 18 साल से कैद है। दूसरी तरफ लूसी मैनेट, और उसके बाद हमने जार्विस लॉरी के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ये लोग लंदन में थे। ठीक है, जब कहानी स्टार्ट होगी तो ये दोनों लंदन में थे, क्योंकि जब डॉक्टर मैनेट को प्रिजन कर लिया गया तो लॉरी जो है, अंकल लॉरे जो थे, वो डॉक्टर मैनेट की फैमिली को लेके लंदन शिफ्ट हो जाता है ताकि उसकी फैमिली को वो बचा सके। क्योंकि डॉक्टर मैनेट तो एक्चुअली उसको तो प्रिजन कर लिया जाता है, लेकिन मैनेट का जो दोस्त होता है लॉरे, वो उसकी बेटी को लेके शिफ्ट हो जाता है लंदन में। चार्ल्स डार्ने भी फ्रांस में एक रहने वाला एक बाशिंदा है। ठीक है, और उसकी फैमिली भी वहीं पे रहती है, एक फ्रेंच मैन ऑफ नोबल फैमिली। रियल नेम उसका चार्ल्स एवरमॉन्ड है। अब ये जो एवरमॉन्ड है बेटा, ये एवरमॉन्ड इनकी फैमिली का नाम है। नाउ जस्ट कीप इन माइंड, मैं एवरमॉन्ड को बेटा थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, अपनी बुक्स पे लिखे, आगे जाके बताऊंगी कि ये एवरमॉन्ड फैमिली, इसका क्या रोल था डॉक्टर मैनेट के पागल होने में। ठीक है, थोड़ी सी कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद ये जो है एंड पे जाके लूसी का हस्बैंड बनता है। ठीक हो गया, एक फ्रेंच नोबल फैमिली से ताल्लुक रखता है रियल, और ये एक्चुअली उस फ्यूडल क्लास से ताल्लुक रखता था जो कि जिनकी क्रूएलिटी और ब्रूटैलिटी के ऊपर ये ड्रामा सॉरी नॉवल जो है वो लिखा गया। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन जो है एक्चुअली एन अनसक्सेसफुल लॉयर, लुक्स जस्ट लाइक डार्ने। चार्ल्स डार्ने से इसकी बहुत ज्यादा शक्ल मिलती थी। थोड़ा सा मैं बताती चलूं चार्ल्स डार्ने के बारे में। एक्चुअली चार्ल्स का असल नाम जो था चार्ल्स एवरमॉन्ट था। ये वहाँ की फ्यूडल क्लास से इतना ज्यादा तंग आ जाता क्योंकि ये खुद उस फ्यूडल फैमिली से ताल्लुक रखता है जो कि एवरमॉन्ट फैमिली थी। ठीक है, और अपनी फैमिली, वो उसको इतना अपने आप पे एम्बेरस फील होता है कि ही बिलोंग्स टू द एवरमॉन्ट फैमिली, जो कि बहुत ही क्रूअल किस्म के लोग हैं और वो लेबर क्लास के साथ बहुत बुरा करते हैं। और एवरमॉन्ट, चार्ल्स एवरमॉन्ट जो है इसी का चचा होता है जिसकी वजह से एक लड़की की डेथ हो जाती है, और जिसका जब उसको वो मरने के करीब होती है तो डॉक्टर मैनेट उसका इलाज करने आता है। और डॉक्टर मैनेट जो है वो आई विटनेस होता है कि
चार्ल्स एवरमॉन्ड के चचा की वजह से, या चचा ने उस लड़की को किल कर दिया, नॉट ओनली उस लड़की को किल कर दिया बल्कि उसकी पूरी फैमिली को वो किल कर सकता है। और डॉक्टर मैनेट उसका जो है वो एक आई विटनेस होता है। तो जब वो ये देखते हैं कि ये हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, तो वो जो फ्यूडल फैमिली होती है यानी कि एवरमॉन्ड फैमिली होती है, वो उसको जेल में डाल देती है। ठीक है, और उस फैमिली को बचाने के लिए, मैनेट फैमिली को बचाने के लिए लूसी ये करता है, जो कि मैनेट का बहुत ही करीबी दोस्त होता है, वेल विशर होता है उस फैमिली का, वो उस फैमिली को लेके लंदन शिफ्ट हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो मैनेट, डॉक्टर मैनेट के साथ साथ उसकी सारी फैमिली को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये एवरमॉन्ड फैमिली जो है ये इनके बारे में ये मतलब काफी इस तरह के काम करते रहते थे। सिडनी कार्टन जो है, ही वॉज लिविंग इन लंदन। ठीक है, ये लंदन का बाशिंदा है, लेकिन इसकी शक्ल जो है चार्ल्स डार्ने से बहुत ज्यादा मिलती है। चार्ल्स डार्ने यानी कि चार्ल्स एवर, वो चार्ल्स एवरमॉन्ड है कहाँ पे, फ्रेंच में, फ्रांस में, जबकि लंदन में वो अपना नाम चेंज करके आता है और वो अपना नाम रख लेता है चार्ल्स डार्ने। ठीक है, तो लंदन में जो इसका नाम है वो चार्ल्स डार्ने है, जबकि फ्रांस के अंदर जो इसका असल नेम है वो चार्ल्स एवरमॉन्ड है। क्योंकि इसको एवरमॉन्ड होने पे एक बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए शर्मिंदगी होती है, दैट्स वाई जब ये लंदन जाता है तो अपना नाम चेंज करके जाता है, तो अपना नाम चेंज करके ये चार्ल्स एवरमॉन्ड कर देता है। सिडनी कार्टन जो है लंदन में रहने लंदन में एक अनसक्सेसफुल लॉयर होता है। बिल्कुल डार्ने से इसकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होती है। वो लूसी से मोहब्बत करता है, sacrifices his life to save Lucy's husband, लूसी के हस्बैंड को बचाने के लिए एट द एंड ये सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल डार्ने जैसी थी, यानी कि डार्ने की शक्ल और इसकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। अर्नेस्ट डिफार्जे, अर्नेस्ट डिफार्जे द ऑनर ऑफ वाइन शॉप इन अ पुअर सेंट एंटोइन सेक्शन ऑफ पेरिस। पेरिस के एक सेक्शन में एक ऑनर है एक वाइन शॉप का, ठीक है, इन पुअर सेंट एंटोइन, यानी कि ये लोकेशन का नाम है, और पुअर सेंट एंटन सेक्शन ऑफ पेरिस। ठीक है, एक सेक्शन ऑफ पेरिस के अंदर, पुअर सेंट एंटन सेक्शन ऑफ पेरिस के अंदर ये कहीं एक ऑनर है एक वाइन शॉप का। ही इज लीडर ऑफ जैक्वेरे, a robbing band of peasants during the French Revolution। अब वो लीडर है किसका, जैक्वेरी। जैक्वेरी क्या है, एक रॉबिंग बैंड ऑफ पीजेंट्स है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीजेंट्स है ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि चाहते हैं कि ये जो फ्यूडल क्लास है इसको किल कर दिया जाए। दे आर प्लानिंग टू किल द फ्यूडल क्लास। ठीक है, क्यों, द रीजन कि वो जब मर्जी जो है लेबर क्लास को मिस यूज करते हैं, उनको किल कर देते हैं एंड सो ऑन। कहानी के अंदर जाके हम देखेंगे कि क्या किया था इस एवरमॉन्ड फैमिली ने, जिसके बायस जो है ये सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ था। उसके बाद मैडम डिफार्जे, ठीक है, उसी की बीवी है अर्नेस्ट डिफार्जे वाइफ। ठीक है, ये डिफार्जे की बीवी है अर्नेस्ट डिफार्जे की। उसी वाइन शॉप के अंदर ये दोनों मियाँ बीवी उसके ऑनर हैं। और ये क्या है, यूजेस हर निटिंग टू राइट द नेम ऑफ पीपल दैट शुड बी किल्ड। क्या करती है कि ये जो है हर वक्त, ये देखिए ये निटिंग कर रही है, ठीक है, क्या करती रहती है, कढ़ाई निटिंग करती रहती है, और निट क्या करती है, ऐसे लोगों के नेम्स निट करती है जिनको किल करना, यानी कि दे आर प्लानिंग टू किल दोज पीपल, दोज जिनको के किल करना। उसके बाद देखते हैं मिस प्रोज। मिस प्रोज कौन है, लूसी की नर्स है और हाउस कीपर है। ठीक है, इसने लूसी को पाला है, आप ऐसे समझ लें कि उसकी गवर्नेंस है, नर्स नहीं हम इसको कहेंगे, इसको हम लूसी की गवर्नेंस कहेंगे, यानी कि बचपन से लेके जवानी तक जिसने उसको पाला है वो। अच्छा, फिर वो लूसी नर्स यानी कि गवर्नेंस है और हाउस कीपर है, और इसने जो है, सॉरी, लूसी की नर्स है यानी कि गवर्नेंस है और हाउस कीपर है इसकी मैनेट फैमिली की। remains Lucy's devoted servant and protector even during the violent chaos of revolution। और वो जो है लूसी की डिवोटेड सर्वेंट रहती है और प्रोटेक्टर रहती है इवन ड्यूरिंग द वायलेंट chaos ऑफ द रेवोल्यूशन।
ठीक है। वो जो वायलेंट क्योस होता है ऑफ रेवोल्यूशन, जब ये सारी जो ये एक्चुअली मैडम डिफार्जे और मिस्टर डिफार्जे ये प्लान करते हैं कि हर उस बंदे को जो कि एवरमॉन्ट फैमिली से बिलोंग करता है हम उसको किल कर देंगे। उसमें कहीं जो है ना क्योंकि जो हीरोइन होती है डॉक्टर मैनेट की जो बेटी होती है यानी कि लूसी, वो अब एवरमॉन्ट फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी डिफार्जे एवरमॉन्ट से शादी हो गई थी जिसका हम सॉरी एवरमॉन्ट फैमिली का वो हिस्सा बन चुकी थी। और डार्ने से उसकी शादी हो गई थी जो कि चार्ल्स डार्ने था इन लंदन और चार्ल्स एवरमॉन्ट था इन पेरिस। तो एक्चुअली उसकी क्योंकि उसके साथ शादी हो गई थी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये जो मिस्टर एंड मिसेस डिफार्जे जो है जिन्होंने प्लान किया हुआ था कि किस किस पूरी की पूरी उन्होंने फैमिली को किल कर दिया था। तो वो क्या था, अब लूसी जो है वो नर्स थी, हाउसकीपर थी, लेकिन एट द एंड ये बचाती है लूसी को। ठीक है, तो रिमेन लूसी डिवोटेड सर्वेंट एंड प्रोटेक्टर इवन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन chaos of फ्रेंच ड्यूरिंग द वायलेंट chaos of revolution। वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड शेड्स हो रहे होते हैं उसमें ये लूसी को एट द एंड बचाती है, हालांकि ये खुद भी लेबर क्लास से ताल्लुक रखती है। अच्छा जी, मिस्टर स्ट्राइवर जो है ये एक एम्बिशियस लॉयर है, प्रूफ चार्ल्स डार्लिस इनोसेंस इन लंदन। ये एक्चुअली चार्ल्स डार्ने की इनोसेंस जो है लंदन में प्रूव करते हैं। आप देखते हैं चार्ल्स डार्ने जो कि पेरिस से भाग गया था, आखिर ऐसा क्या चार्ज था जो कि चार्ल्स डार्ने के ऊपर लग गया था। ठीक है, क्योंकि उसको चार्ज लंदन में भी कर दिया जाता है और उसको चार्ज जो है पेरिस के अंदर भी कर दिया जाता है। लेट्स सी कि भाई चार्ल्स डार्ने पे लंदन में जाके जो कि खुद भाग के पेरिस से गया था उस पे ऐसा क्या चार्ज लग जाता है, क्या ऐसा ब्लेम है उसके ऊपर कि मिस्टर स्ट्राइवर को जो है एक एम्बिशियस लॉयर है और वो प्रूव करता है कि चार्ल्स डार्ने जो है वो इनोसेंट है लंदन में, एस्पायर ब्रीफली टू मैरी लूसी, और वो एस्पायर करता है कि वो ब्रीफली टू मैरी लूसी, के वो लूसी से शादी करे। मोनार्की ऑफ फ्रांस में देख लेते हैं सबसे पहले जो बैकग्राउंड है कहानी का, जिसको हम एलेगोरिकली अगर हम कनेक्ट करें कहानी के साथ तो हम ये देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ड्यू टू टैक्सेशन एंड लैंड ओनिंग सिस्टम। यस इट इज ट्रू। आरमिश ने पूछा है कि मैम क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो क्या टैक्सेशन और लैंड ओनिंग सिस्टम की वजह से था? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि असल में फ्यूडल क्लास कहते ही लैंड ओनर्स को है। ठीक है, फ्रांस के अंदर क्या क्रूएलिटी थी और ऊपर से ये जो किंग्स हैं वो क्या कर रहे थे, ये दोनों पे ही बेस करता है। अगर सुपरफिशियल यानी कि अपर लेवल के ऊपर देखा जाए तो एक्चुअली दैट वाज द पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो कि किंग्स के दरमियान हो रहा था। एक तरफ जो है दोनों मुल्कों के बादशाह जो हैं वो ये चाह रहे थे कि भाई हमारे मुल्क जो है हमारी ताकत उसका लोहा मनवाया जाए, दूसरी तरफ पेरिस के अंदर या फ्रांस के अंदर जो है हाई जो है टैक्सेशन थी और ये लैंड ओनिंग सिस्टम था जिसकी वजह से जो है ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि किंग लॉयस जो है वो किंग लॉयस 16 और मैरी एंटनी, लेट्स सी कि क्या कहानी है इनके पीछे। किंग लॉयस 16, अच्छा यहाँ पे देखें कि किंग लॉयस 16 है 1754, came to power after his father Louis 15 death May 1794। Married Mary Antoine of Austria, last king of France, and was executed by guillotine on January 21st 1793। अब किंग लुइस 16 जो है एक्चुअली ये जो है केम इनटू पावर आफ्टर फादर लुइस 15, यानी कि ये एक्चुअली किंग्स के नाम जो है इसी तरह चलते थे पहले, किंग लुइस 15 देन 16 एंड सो ऑन। इसी तरीके से और भी आप किंग्स के नाम सुनेंगे तो आप हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, यानी कि हेनरी का फिर नेक्स्ट बेटा, फिर नेक्स्ट बेटा एंड नेक्स्ट बेटा, तो वो जद्दी पुश्ती एक ही नाम चलता था। तो यहाँ पे भी किंग लॉयस जो है उसका बाप जो था यानी कि किंग लॉयस 15, यानी कि किंग लॉयस की जो फैमिली चलती आ रही थी उसमें जो 16वां जो बादशाह था
वो जो है पार में आया था अपने बाप की डेथ के बाद, और उसकी शादी हुई मैरी एंटन ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ। ये लास्ट किंग ऑफ फ्रांस था और उसको एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि किल कर दिया गया था, फांसी दी गई थी। फांसी एग्जीक्यूट यानी कि पनिश किया गया था थ्रू द गलेटाइन। गलेटाइन एक तो फांसी देना होता है, गलेटाइन एक ऐसा जो है एक पनिश करने का तरीका होता है कि इंसान की गर्दन रखी जाती है और ऊपर से छुरा फेंक दिया जाता है, तो इंसान का की गर्दन कट के साइड पे गिर जाती है, उसको गलेटाइन कहते हैं। इतने बुरे तरीके से उस दौर में सजा दी जाती थी पेरिस में, फ्रांस में। तो इसको एग्जीक्यूट किया गया था, यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया गया था बाय गलेटाइन, ठीक है। तो अब जो है मैरी एंटोनेट देखते हैं, जो कि 1755 से 1793 इसकी एज थी। became queen at age 19, married to king Louis 16 at age 14, was famous for her lavish spending and deemed queen deficit by the French common people। ये जो है फेमस थी फॉर हर lavish spending, और उसको डीम किया गया क्वीन डेफिसिट बाय, यानी कि इसकी इतना ज्यादा ये lavish spending करती थी कि इसको क्वीन डेफिसिट करार दिया गया बाय फ्रेंच कॉमन पीपल। उसके बाद प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस देखते हैं कि रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस के हालात क्या थे, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज इन फ्रांस लेफ्ट द पीपल ऑफ द फ्रांस पुअर एंड स्टार्विंग व्हाइल द नोबिलिटी प्रॉस्पर्ड, ठीक है। कास्ट सिस्टम जो था उसने फ्रांस के अंदर जो है लोगों को पुअर एंड स्टार्विंग छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो लैंड ऑनिंग सिस्टम था उसमें ये होता था कि ये जो लैंड ऑनर्स थे, या जो इनको हम फ्यूडल्स भी कहते हैं, ठीक है, जो फ्यूडल्स थे या लैंड ऑनर्स थे, इन्होंने लेबर क्लास को जस्ट स्टार्विंग और पुअर, मतलब पुअर और स्टार्व छोड़ दिया था। उनको बहुत 1 पेनी 1 कॉइन या इस तरह से दिया जाता था जिससे उनकी भूख भी खत्म नहीं होती थी। जबकि नोबिलिटी जो है वो प्रॉस्पर्ड, यानी कि जो अमीर खानदान, यहाँ पे नोबिलिटी यानी कि जो, जैसे हम एवरमॉन्ट फैमिली के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं जो चार्ल्स डार्ने था वो एक नोबल फैमिली से ताल्लुक रखता था। यहाँ पे नोबल कोई बहुत नेक फैमिली की बात नहीं है। नोबल अकॉर्डिंग टू कास्ट जो है, एवरमॉन्ट जो कास्ट थी वो बड़ी नोबल समझी जाती थी, इस वजह से चार्ल्स एवरमॉन्ट जो है, एवरमॉन्ट एक्चुअली उसकी कास्ट। Taxation was very high on all items because France did not trade many goods, and that is how the people the government earned its money। और इसी तरीके से क्योंकि इन्होंने हाई टैक्सेस लगा दिए थे लोगों के ऊपर, तो लोग जो हैं, अब जब लोगों के ऊपर हाई टैक्सेस लगा दिए गए, क्योंकि फ्रांस जो है वो ट्रेड तो कर नहीं रहा था, तो अब हुकूमत ने कैसे कमाना था, लोगों के ऊपर हाई टैक्सेस लगा दिए। जब हाई टैक्सेस लगते हैं तो जो अमीर तबका होता है वो गरीब को चूसने लग जाता है, ठीक है। जो ऊपर से किंग लॉयस ने जो किया नीचे के लोगों के साथ, तो उसमें जो है वो लोग ट्रेड तो करते नहीं थे, तो इन्होंने लोगों के ऊपर, आम लोग इंसान के ऊपर हमेशा जो महंगाई का पहिया होता है ना, वो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर जो है वो भारी पड़ता है। तो जब टैक्सेशन हाई हो जाती हैं तो आइटम्स जो है, मतलब आइटम्स जो हैं, फूड आइटम्स इवन, वो भी महंगे हो जाते हैं। तो सारा कुछ किसके ऊपर आता है, तो ये जो है टैक्सेशन जो थी वो एट दैट टाइम बहुत हाई थी, क्योंकि फ्रांस जो है कोई ट्रेड नहीं करता था, और दैट्स वाई गवर्नमेंट कहाँ से अर्न करती थी, वो इसी टैक्सेशन से अर्न करती थी, जो अवाम उनको टैक्स देती थी वहां से हुकूमत चलती थी। The people were also made to pay 1/10 of what they earned to the church. Sorry, made to pay. लोगों को 1/10 जो है, जो वो अर्न करते थे, वो चर्च को भी देना पड़ता था, यानी कि गवर्नमेंट चर्च को नहीं देती थी, लोग जो है 1/10 ऑफ देयर पे वो उनको चर्च को देना पड़ता था। हालांकि चर्च जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या जितने भी जो मजाहिब होते हैं, इनकी जितनी भी ये चर्च एंड ये सारे रिलीजियस जितने भी होते हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो वहाँ की अवाम थी उसको पैसे पे करने पड़ते थे टू द चर्च। फ्रांस हैज आल्सो मेड एन अलायंस विद अमेरिका। इन्होंने अपना अलायंस कर लिया अमेरिका के साथ, एंड वर हेल्पिंग फंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन।
और इन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर फंड जो है वो भी हेल्प किया। हुआ ये कि अमेरिका और फ्रांस ने इक्का कर लिया था कि ब्रिटिश को यानी कि ब्रिटेन को गिराना है, ब्रिटिश हुकूमत को गिराना है। आप देखें ना, एक ब्रिटेन है और एक अमेरिका है, ठीक है। लंदन जो है वो ब्रिटेन में है ना, तो हम जैसे कहते हैं ना ताजे बरतानिया और किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो अमेरिका और जो है फ्रांस ने आपस में अलायंस किया था, तो ताकि जो है ब्रिटेन की जो साख है उसको खराब किया जाए। तो वो अमेरिकन रेवोल्यूशन था जिसके अंदर जो है फ्रांस ने इन द पास्ट कहीं अमेरिका को बहुत ज्यादा फंडिंग की थी। और ये होता है बेटा, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स एंड द इंटरनेशनल रिलेशन। हमेशा दूसरे ममालिक की साख गिराने के लिए जो अमीर ममालिक होते हैं वो आपस में अलायंस करते हैं और फिर प्रॉपर फंडिंग की जाती है। लेकिन इन्होंने फंडिंग तो कर दी फ्रांस ने अमेरिका को इतनी ज्यादा, लेकिन वो फंडिंग करने के लिए भी इनको पैसा कहाँ से चाहिए था? उस गरीब आवाम से चाहिए था जिसके ऊपर इन्होंने हाई टैक्सेशन वो जो है वो लगा दी। अब क्या हुआ कि अंडर द रूल ऑफ किंग लॉयस 16 फ्रांस एंटर्ड अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब जब इन्होंने फंडिंग की टू द अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के साथ अलायंस किया और इन्होंने सारी फंडिंग सारा पैसा पंप किया टुवर्ड्स अमेरिका ताकि वो ब्रिटेन को गिरा सके ड्यू टू लास्ट 7 years वॉर इन सपोर्ट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन। 7 साल की जंग में इन्होंने प्रॉपर फंडिंग की अमेरिका को और सपोर्ट किया अमेरिका को ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, और ये जंग तकरीबन 7 years चली। अब जब जंगें होती हैं उसके अंदर प्रॉपर बाकी ममालिक भी बेटा जो है वो फंडिंग करते हैं। ओवर द हाफ ऑफ द कंट्रीज बजट वाज यूज्ड टू पे ऑफ डेब्ट। अब क्या हुआ, आधे से ज्यादा कंट्री का जो बजट था, जब जाहिर बात है फंडिंग हुई तो मुल्क जो है वो कर्जे में चला गया, यानी कि फ्रांस जो है वो कर्जे में चला गया। अब जो है आधा बजट तो सिर्फ कर्जे उतारने में चला जाता था। In 1791 he was tried by national convention and charged with treason। और 1791 में किंग लॉयस को ही वाज ट्राइड बाय नेशनल कन्वेंशन और उसको चार्ज किया गया कि इसने गद्दारी की है मुल्क के साथ। He was executed on January 21, 1793. His execution marked the end of absolute monarchy in France। और उसको कत्ल करते ही, उसकी एग्जीक्यूशन करते ही, उसको फांसी देते ही एट द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो फ्रांस के अंदर उसका खात्मा हो गया। यहाँ पे देखेंगे डायमंड नेकलेस अफेयर देख लेते हैं। मैरी एंटोनेट इज वाइडली स्पेकुलेटेड टू बी अ मेन कैटलिस्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ड्यू टू डायमंड नेकलेस अफेयर। लेट देम ईट केक। Mary Antoinette is famous for saying let them eat cake in response to the fact that many France lower class were starving। अब मैरी एंटोनेट जो है वो फेमस थी फॉर द सेइंग कि लेट देम ईट केक, कि इनको केक खाने दो, इन रेस्पॉन्स टू द फैक्ट कि बहुत से फ्रांस की लोअर क्लास जो थी वो उस वक्त भूखी मर रही थी। Perhaps it was she who was responsible for the French Revolution with her involvement in the diamond necklace case affair। Actually ये खुद involved थी उस diamond necklace case में। Versatilities देख लेते हैं। Home of Louis XVI and Mary Antoinette, ये जो है Versailles जो है वो देख